हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हमारा डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं हम प्रीवियस वीडियो से। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पोजिशनल एनकोडिंग, बैच नॉर्मलाइजेशन, लेयर नॉर्मलाइजेशन एंड रेसिडुअल कनेक्शन। ये तीन टॉपिक। इसके बाद हम आर्किटेक्चर का एनकोडर पढ़ेंगे। एनकोडर का सारा हम कंप्लीट करेंगे, फिर हम डिकोडर पे चलेंगे और डिकोडर को हम लाइक नेक्स्ट 4-5 वीडियोस में सब रैप अप हो जाएगा। ठीक है, ये छोटी वीडियो होनी चाहिए। देखते हैं कितने मिनट की बनती है। बढ़िया, लेट्स बिगिन। सो अगर मैं ट्रांसफॉर्मर्स का आर्किटेक्चर आपको दिखा पाऊँ, ये रहा, तो आपको दिखेगा यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है, दिस वन, पोजिशनल एनकोडिंग। इसका क्या मतलब है आज वो पढ़ते हैं। इसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये नॉर्म लिखा हुआ है, ये क्या है, एंड व्हाट इज दिस ऐड। ठीक है, ये तीनों छोटी छोटी टॉपिक्स हैं, वी विल कवर दिस। चलो, या ये एग्जांपल से समझते हैं। सेल्फ अटेंशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है। अब ड्रॉबैक मैं हर बार जब बोलता हूँ सबसे बड़ा ही बोलता हूँ, बट या सेल्फ अटेंशन का भी एक ड्रॉबैक है। सेल्फ अटेंशन का ड्रॉबैक ये है कि उसका जो ऑर्डर है ऑफ वर्ड्स वो नहीं पकड़ पाता है वो। यानी कि उसके लिए माई डॉग इज क्यूट और इज डॉग माई क्यूट, जो यहाँ लिखा हुआ है एग्जाम्पल, ये दोनों उसके लिए सेम है सेल्फ अटेंशन के लिए। क्यों? क्योंकि सेल्फ अटेंशन में क्या कर रहे हैं हम बस अपना अटेंशन दे रहे हैं टू एवरी अदर वर्ड विच इज़ इन इट्स सेंटेंस, और उसके हिसाब से हम पोजिशनली अवेयर कंटेक्चुअल एम्बेडिंग्स बना रहे हैं। राइट, मैंने पोजिशनली अवेयर बोल दिया था, आई एम सॉरी। हम लोग कंटेक्चुअली अवेयर एम्बेडिंग्स बना रहे हैं। हमको पोजिशनली अवेयर बनाना है उसको। पोजिशनली अवेयर बनाने से का मेरा मतलब क्या है कि उसको पता हो कि ये जो माई डॉग इज क्यूट है, ये माई कहाँ पे आ रहा है, डॉग कहाँ पे आ रहा है, इस कहाँ पे आ रहा है, क्यूट कहाँ पे आ रहा है। इट शुड नो दैट। यानी कि उसको पता होना चाहिए कि दिस इज एट द फर्स्ट प्लेस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। राइट, उसको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अभी उसको नहीं पता है। अभी के लिए ये चल रहा है कि ये भी उसके लिए सेम है, ये भी उसके लिए सेम है। देखो, दे आर द सेम सेंटेंस विदाउट पोजिशनल एनकोडिंग। आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा कि पोजिशनल एनकोडिंग करता क्या है। इतना हमने ऑलरेडी समझ लिया होगा अगर आप फॉलो कर रहे हो सब कुछ। तो पोजिशनल एनकोडिंग इज बेसिकली व्हेन you want these uh, words to have a position। ठीक है, आप चाहते हो कि ये और ये में हम डिफरेंस बता पाएं। राइट, वी वांट टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू थिंग्स। देखो, हम तो पढ़ के बता सकते हैं लेकिन मशीन नहीं बता सकती ना। तो हम क्या करेंगे, मैथ्स का यूज़ करना पड़ेगा कहीं। क्या मैथ्स हो सकती है, पोजीशन डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल ये वेक्टर है, इसके एंड वाला जैसे पूरा वेक्टर है ये, इसके एंड में एक पोजीशन ब्लॉक डाल देते हैं 1। ऐसा कर लें, 2 एंड सो ऑन। तो पोजीशन पता चल जाएगी। कर सकते हैं ऐसा, सोचो। कर तो सकते हैं लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा इशू है कि बाद में जब हम वर्ड्स को प्रोसेस करेंगे तो ये जो वर्ड्स हैं, अगर एक सेंटेंस में 3000 वर्ड हैं, तो ये जो लास्ट एनकोडेड पोजीशन है 3000 तक जाएगी। और हमारा वेक्टर का फालतू का जो पोजीशन उतना बड़ा हो रहा है, उससे बहुत दिक्कतें आएंगी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में अंदर, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा ग्रेडियंट फ्लो हो रहा है। प्लस एक और चीज़, जब इन सब वैल्यूज़ को हम फ्लो करवाएंगे, ये डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं। अभी तक जो भी हम वेक्टर वगैरह में देखते हैं, हमारी जो वैल्यूज़ होती है वो कंटिन्यूस होती है। क्यों? क्योंकि उस पर बेटर परफॉर्म करता है मॉडल। डिस्क्रीट इट डजेंट लाइक डिस्क्रीट वैल्यूज़। ठीक है, ये भी दिक्कत है। एक और चीज़ क्या है, एक और चीज़ ये है कि हम इस पे नॉर्मलाइजेशन लगा दें। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन लगा दें। नॉर्मलाइजेशन मतलब कि इनको एक फिक्स्ड रेंज में ले आएं और फिर इनको डाल दें। ठीक है, तो मतलब 1 2 3 4 ... इनको मैं नॉर्मलाइज कर दूं और फिर इधर पे डाल दूं लास्ट वैल्यूज़ में ऑफ द वेक्टर। इसका एक इशू है। क्या इशू है? हो सकता है कि वैल्यू रिपीट कर जाए, क्योंकि जब हम नॉर्मलाइज करते हैं
वैल्यूज़ को, तो इट इज़ पॉसिबल कि कहीं पे किसी वैल्यू की, जिसको हम नॉर्मलाइज कर रहे हैं, वो सेम वैल्यूज़ हो जाएं। तो तब क्या होगा, तब हमारे मॉडल को ये डिफरेंशिएट करने में दिक्कत होगी कि यार फर्स्ट वाली जो वैल्यू है और थर्ड वाली जो वैल्यू है, उनकी वैल्यूज़ अगर सेम है तो ये दोनों सेम है क्या। तो मॉडल को उसमें कन्फ्यूजन होगा, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम ये भी नहीं यूज़ करते। बट हमको ये चीज़ पता चल गई कि इसमें दिक्कतें क्या क्या हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, हमको कुछ कंटिन्यूस वैल्यूज चाहिए। एक हमने बोला कि वो बाउंडेड होनी चाहिए, बाउंडेड यानी कि एक फिक्स रेंज में होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार 1000 10,000 तक जा रहे हैं तो लास्ट वाला जो उसका हम ऐड कर रहे हैं अपने उसमें, वो उतना ज़्यादा 10,000 तक लेके जा रहा है। उतनी बड़ी वैल्यूज़ भी नहीं चाहिए, कंटिन्यूस होनी चाहिए, बाउंडेड होनी चाहिए, एक फिक्स रेंज में होनी चाहिए। ठीक है। अब हमको इसमें क्या करें, मतलब हमको समझ नहीं आ रहा है। तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि इसकी हम पोजीशन उठाएं कि 1, इसको एक फंक्शन में डालें और वो ऐसी हो जाए, कंटिन्यूस हो जाए और बाउंडेड हो जाए। सोचो कि वो एक फिक्स्ड रेंज में भी आए, प्लस इट इज़ कंटिन्यूस, राइट। और एक और चीज़, इट शुड बी नॉन रिपीटिंग। मैंने क्या बोला था कि रिपीट हो रही थी वैल्यूज, राइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिपीट हो, दो वर्ड्स की वैल्यू सेम हो जाए। तो इट शुड बी नॉन रिपीटिंग। तो हम क्या करेंगे, जो फंक्शन है यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे। अगर आपको पता है कि साइन का कर्व होता है, जो मैंने यहाँ पे डाल रखा है हियर, वो कुछ ऐसा होता है। यानी कि फॉर एक्स ये वाला, वाई की वैल्यू क्या होगी, समथिंग हियर। अगर ये साइन का वाला पिंक वाला है, ओके। हाँ पिंक वाला ही है, मैंने सही किया है, ओके। ये वाली वैल्यू होगी अगर एक्स की, तो ये वाली वैल्यू होगी, ओह ये तो सेम है। हम्म। तो ये एक इशू तो है। ठीक है, तो एक इशू हमको ऑलरेडी पता चल गया पढ़ते टाइम, क्या, कि एक्स की वैल्यू अगर आगे जा रही है तो वाई की सेम हो सकती है। और डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स वाई कैन बी सेम, अगर मैं साइन और कॉस वाली चीज़ यूज़ करता, साइन यूज़ करता हूँ तो। ठीक है, क्या मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ कर लूँ, साइन को भी यूज़ कर लूँ, कॉस को भी यूज़ कर लूँ साथ में। यानी कि फॉर द सेम एक्स, जो मेरा टोटल वैल्यू होगा वो क्या होगा, देखो ऐसा होगा। मैं आऊँगा इधर पे, एक्स की वैल्यू निकाली, सेम आऊँगा, एक्सटेंड किया, ये वाली एक्स की निकाली और इन दोनों को लिख दिया। फिर मैं आऊँगा, फिर बोलूँगा कि ये यहाँ पे है, फिर इसको एक्सटेंड कर दिया यहाँ पे, तो ये दोनों वैल्यूज़ ले रहा हूँ मैं। मतलब एक वैल्यू से नहीं बना रहा, मेरा दो दो वैल्यूज से बना रहा हूँ पोजीशन। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो ये अच्छा है एक तरीका पोजीशनल एनकोडिंग करने का। अब एक और चीज़, मैं क्या बोल रहा था कि मैं एंड में ऐड कर देता हूँ, लाइक मेरा ऑलरेडी जो वेक्टर था उसके एंड में जाके यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पोजीशन का वेक्टर ऐड कर देता हूँ। बट ऐसा नहीं करते हम क्या करते हैं, हम इससे एक वेक्टर बनाते हैं जो जिसमें पोजीशन का डेटा होता है, बेसिकली पोजिशनली एनकोडेड इन्फॉर्मेशन। हम क्या करते हैं, जो पोजीशन आई है उसको हम जो एम्बेडिंग का वेक्टर होता है उसमें ऐड करा देते हैं, और टोटल वैल्यू मिल जाती है हमें, जो कि पोजिशनली एनकोडेड होती है। एक और चीज़, जो ये पोजिशनली एनकोडेड वैल्यू आई है वेक्टर में ऐड करके, यहाँ पे एडिशन क्यों यूज़ हो रहा है, कंकैटिनेशन वगैरह क्यों नहीं यूज़ हो रहा। सोचो, अगर पोजिशनल एनकोडर 1000 डायमेंशन का है, वेक्टर 1000 डायमेंशन का है फॉर एग्जांपल, तो अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो मेरा आउटपुट भी 1000 डायमेंशन का ही है। बट अगर मैं कंकैटिनेट कर रहा हूँ तो मेरा पोजिशनल वेक्टर और इसका जो डायमेंशन हो जाएगा ना, 2000 के आसपास का हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा डायमेंशन ऐड होने से क्या होगा, मेरी कंप्यूटेशन बढ़ेगी। कंप्यूटेशन कम करेंगे, मॉडल और बेटर जल्दी ट्रेन होगा, इसकी वजह से हम एडिशन करते हैं। ठीक है, तो ये भी आप समझ गए। अब जब हम ये वाला वेक्टर ट्रेन कर लेंगे, पोजिशनली एनकोड कर लेंगे और फिर उसको ट्रेनिंग में भेजेंगे, तो ये डिफरेंस बता पाएगा। दिस सेकेंड सेंटेंस मेक्स नो सेंस, उसको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है। अब जो ट्रांसफॉर्मर में मॉडल में बेसिकली एनकोडिंग का यूज़ किया हुआ है फॉर्मूला, वो ये है, पी ई इज पोजिशन एनकोडिंग, पोजिशन टू आई इज इक्वल टू साइन पोजिशन डिवाइडेड बाय 10,000 टू दी पावर 2 आई डिवाइडेड बाय डी मॉडल। आपको ज़्यादा पढ़ने की मतलब
इतना ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। वी आर जस्ट ट्राइंग टू पोजिशनली एनकोड विद द हेल्प ऑफ साइन एंड कॉस। वाई? बिकॉज वी डोंट वांट कि वो चीज़ें रिपीट हो। एंड ये पोजीशन हार्ड कोडेड वाली हमारी जो हमारी सेंटेंस में होगी, ये 10,000 इस बड़ी वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं इसको। एंड जो भी इसका साइन आएगा दैट विल बी आवर पोजीशन एट टू एट ith पोजीशन, जो भी है ये 2i। एंड नेक्स्ट इज पोजीशन एट 2i+1। तो ये हमसे बस जो ये हमसे ये चीज़ करवाना चाह रही है वो ये करवाना चाह रही है कि वी आर ट्राइंग टू calculate the positional encoded vector, then we will add it to our original vector so that we will get positionally encoded vector total ऐड करने के बाद, और वो हम भेजेंगे अपने आगे मॉडल में। इसका देखो क्या है कि जो साइन और कॉस की वैल्यू होगी वो साइन इसमें होगी -1 से 1 के बीच में, तो इट इज़ बाउंडेड, इट इज़ नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं होगी, और इट इज़ रिलेटिव। रिलेटिव पोजीशन मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं कि रिलेटिव पोजीशन का यहाँ पे ये मतलब है कि इसको पता होगा कि यहाँ पर क्या है, इसको पता होगा कि यहाँ पर क्या है, राइट? दे नो relative to other values in the sentence where they belong, right? ठीक है। सो ये एक एग्जांपल है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, पोजिशनल एनकोडिंग मैट्रिक्स फॉर द सीक्वेंस आई एम रोबोट। हमने क्या किया, सीक्वेंस उठाया आई एम अ रोबोट को, उसका इंडेक्स लिया 0 1 2 3, राइट? इंडेक्स क्या होगा इसका, ये देखो, ये सीक्वेंस है तो 0 1 2 3। जीरो पोजीशन पे ये है, फर्स्ट पे ये है, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये है। ये नॉर्मल इंडेक्सेशन का यूज़ किया है। फिर इसको फॉर्मूले में डाला है, राइट? ये, राइट? फिर उसको फॉर्मूले में डालने के बाद हमको वैल्यूज़ मिल रही हैं पोजिशनली एनकोडेड, 0 0 0 1 0 1 0 1। ठीक है। अभी एक और चीज़, आपको एक चीज़ नोटिस करो कि जो हमारा जनरली हम बाइनरी एनकोडिंग टाइप कुछ करते थे, याद है आपको? तो उसमें 0 1 0 1 0 1 होता था। तो इन लोग को क्या करना था ट्रांसफॉर्मर्स में, दे डिडंट वांट डिस्क्रीट वैल्यूज, 0 1 0 1 नहीं चाहिए था इनको टू रिप्रेजेंट समथिंग। क्योंकि अगर 0 1 0 1 लेंगे तो बहुत ज़्यादा स्पारसिटी भी क्रिएट होती है, राइट? कि मतलब अगर आप किसी वर्ड को रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आप उसको कैसे लिख सकते हो, 0 0 0 1, राइट? 1 0 0 0 0 1 0 1, समथिंग लाइक दैट। तो इनको ये यूज़ नहीं करना था, लेकिन इसको वो कंटिन्यूसली, सॉरी, कंटिन्यूस वैल्यूज़ में रिप्रेजेंट कराना चाहते थे। तो ये जो है ना पूरा का पूरा जो भी यहाँ पे हुआ है, एवरीथिंग इन दिस, वो हम एक्चुअली में वो जो 0 1 0 1 वाला कंसेप्ट है उसको कंटिन्यूस वैल्यूज़ में एक्सटेंड किए हैं यूजिंग दिस फॉर्मूलाज। आपको चाहिए तो आप डीप डाइव कर लेना फॉर्मूला में, बट मुझे नहीं लगता कि इतनी कुछ खास ज़रूरत होगी। हर एक को बस हम, अगर हमें कंसेप्ट पता है तो उतना काफ़ी है मेरे ख्याल से। बाकी हाँ, आपको डीप डाइव करना है तो बिल्कुल मोर देन वेलकम, यू आर कैन डू इट। सो D = 4 क्या है यहाँ पे, डायमेंशंस। एंड या डायमेंशन इज बेसिकली चार, हमारे पास यहाँ पे वर्ड्स हैं तो दे विल बी हैविंग चार रिप्रेजेंटेशंस। एंड बस फिर फॉर्मूले में सब कुछ सब्स्टिट्यूट करते गए ये लोग, ठीक है? एंड दैट्स इट, दैट्स हाउ दे गॉट इट। ठीक है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। या नॉर्मलाइजेशन इन डीप ट्रांसफॉर्मर्स। उससे पहले आपको बेस्ट नॉर्मलाइजेशन के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है? तो बेस्ट नॉर्मलाइजेशन डिस्कस कर लेते हैं। बेस्ट नॉर्मलाइजेशन का क्या मतलब, क्या होता है? हम जब नॉर्मलाइज करते हैं उसका मतलब क्या है, हमारा जो कोवेरिएट, इंटरनल कोवेरिएट शिफ्ट है उसको ठीक करते हैं हम इस चीज़ से। कैसे? हम मीन सेंट मीन को ज़ीरो लेके आते हैं और वेरिएंस को 1 लेके आते हैं, यही करते हैं हम। नॉर्मलाइज करते हैं जो एक फिक्स रेंज में लेके आते हैं ताकि फिर हमारा ग्रेडियंट फ्लो अच्छे से हो, ट्रेनिंग अच्छे से हो। अभी तक हमने इसमें ऐसी एक भी लेयर नहीं लगाई है जिसमें हम वैल्यूज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, राइट? कि बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन डॉट प्रोडक्ट होंगे ट्रांसफॉर्मर्स में, फिर उसके बाद बड़ी वैल्यूज़ हो जाएंगी, फिर उनको एक रेंज में लेके आना होगा, ठीक है? तो ये वो चीज़ करता है। यहाँ पे फॉर्मूला है नॉर्मल बैच नॉर्मलाइजेशन का जो डीप लर्निंग में होती है। उसमें क्या करते थे हम, बैच भेजते थे एक,
बैच ऑफ रोज, और उससे हम ट्रेन करते थे, और हमको वहाँ पे एक बीटा और गामा वैल्यूज मिलती थी, जो कि दे एक्टेड एज लाइक पैरामीटर्स, जो कंट्रोल कर रहे थे कि हमारा कितना होना चाहिए वैल्यूज, राइट। अगर आपने, ये कि हमने डिस्कस नहीं किया है डीप में, बट ऊपर ऊपर से मैं आपको बता दे रहा हूँ सारी चीज़ें। ये नॉर्मलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे छोटी सी ये नॉर्मल फार्मूला जो होता है नॉर्मलाइजेशन का वही है, एंड दिस इज बेसिकली एक्सटर्नल, एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे ऐड हुई है। ये एक्स्ट्रा चीज़ क्या है, अगर ये वैल्यू ज़ीरो होती है तो हमारा अनडिफाइंड नहीं हो जाए उसके लिए, ज़ीरो डिवीजन एरर। स्केल एंड शिफ्ट यूजिंग लर्नेबल पैरामीटर्स, ये जो बीटा और गामा है, सॉरी गामा है, ये लर्नेबल पैरामीटर्स होते हैं। ये ट्रेन होते हैं जैसे नॉर्मली हम ट्रेन करते हैं अपने न्यूरल नेटवर्क को, ये भी साथ में ट्रेन होते जाते हैं, और ये वैल्यूज कंट्रोल करते हैं ऑफ आवर वाई आई, यानी कि नॉर्मलाइज्ड वैल्यू कितनी होगी, राइट। ये देखो एक्स आई और एक्स आई, ठीक है। तो ऐसा होता है। ये क्या करता है, स्केलिंग फैक्टर को कंट्रोल करता है कि कितने से स्केल होना चाहिए, एडजस्ट दी स्टैंडर्ड डेविएशन, और बीटा एडजस्ट दी मीन, ठीक है। तो ये चीज़ करता है बैच नॉर्मलाइजेशन, और बैच नॉर्मलाइजेशन में हम क्या करते हैं, हमारे रोज और कॉलम है, ये हमारा एक्स वन एक्स टू ऐसा करके है, तो हम इतने इतने का निकालते हैं, ठीक है। इसका मीन निकालेंगे, एक्स वन का मीन, एक्स टू का मीन नॉर्मली, और इसकी हर वैल्यू को इससे माइनस करेंगे, फिर इसका जो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो भी निकाल के, जैसे नॉर्मली हम करते हैं नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। वही यहाँ पे सेम टू सेम रिपीट हो रहा है, एंड दैट इज़ व्हाट बैच नॉर्मलाइजेशन इज। हम एक रोज भेजते हैं और उनको नॉर्मलाइज करते हैं, उनकी हर उसकी हर एक वैल्यू को। यहाँ पे देखो, वाई वी यूज एल ये बीटा और गामा, देखो, द नॉर्मलाइज एक्टिवेशंस ऑलवेज हैव अ जीरो मीन, जो नॉर्मलाइज एक्टिवेशंस होते हैं ये वाले ऑलवेज हैव जीरो मीन एंड यूनिट वेरिएंस, यानी कि वेरिएंस वन का होता है, विच माइट लिमिट द नेटवर्क एबिलिटी टू रन कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन, यानी कि सब की वैल्यूज अगर बीट यही हो जाएगी, जीरो और वो, तो कुछ फर्क नहीं रह जाएगा ना, तो सीखेगा कैसे मॉडल। इसकी वजह से बीटा और गामा को इंट्रोड्यूस किया है। द नेटवर्क कैन रिकवर एनी डिजायर्ड डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योरिंग फ्लेक्सिबिलिटी, अगर उसको लगता है कि किसी की वैल्यू कुछ और होनी चाहिए तो उसको चेंज कर सकता है विद द हेल्प ऑफ दीज पैरामीटर्स। And yes, these are learnable parameters, and they are updated during training using backpropagation and gradient descent, just like the weights in a FFN. अब ये चीज़ हमको सीखनी थी क्योंकि हमें ये चीज़ सीखनी है, क्योंकि ये चीज़ है जो ट्रांसफार्मर में यूज़ होती है, तो उस पर आते हैं। ये सब कुछ सेम है, इसका मैं आपको अगर बताऊं, एवरीथिंग इज सेम, बट एक बहुत मेजर चेंज है। जब हम नॉर्मलाइजेशन करते थे बैच में, तो हम कैसे करते थे, इतने का मीन निकालेंगे अलग अलग, और इसका होगा जो उसको नॉर्मलाइज्ड इनपुट्स करेंगे एक एक करके, राइट, ऐसे। इसमें क्या होता है, ये पूरी रो का निकालेंगे, ये हमारा x1 होगा, ये हमारा x2, ये हमारा x3, बस इतना डिफरेंस है। इसको हम करते हैं रो वाइज, इसको हम करते हैं बैच वाइज। और ये क्यों करते हैं, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपको पता है पैडिंग होती है इनपुट में, जब आपके जो इनपुट सीक्वेंस होते हैं, वो जो इनपुट सेंटेंसेस हैं अलग अलग रोज के, वो अगर सही नहीं है, लाइक अगर एक है 200 वर्ड, एक है 400 वर्ड, तो हम यहाँ पे 200 पैडिंग करते हैं, जीरो पैडिंग, बिफोर सेंडिंग इनटू दी होल आर्किटेक्चर। ये क्यों करते हैं, टू एंश्योर स्टेबिलिटी, और हमारा ट्रेनिंग सही से हो। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे, अगर मैं ये चीज़ यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे जीरोज होंगे ऐसे, यानी कि 200, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ये बोल दूँ कि 200 रोज हैं, ये सारे 200 को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और इसके नीचे 200 और हैं, 400 टोटल, तो यहाँ पे कितने सारे जीरो होंगे, 200 जीरो होंगे। यहाँ पे वैल्यूज होंगी लेकिन यहाँ पे जीरोज होंगे, तो इसका जब मैं एक्स जो मीनिंग निकालूंगा मैं इस वाले का, तो ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा उस पूरे रिप्रेजेंटेशन का, उस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन का, राइट, क्योंकि इतने सारे जीरोज आ गए। लेकिन अगर मैं ये चीज़ को ऐसे ये करके, राइट, ऐसे करके अब निकालूं इस रो का, तो ये जीरो वाला ही इफेक्ट नहीं करेगा, ये तो इसका आंसर जीरो ही आएगा, राइट। इसका जो मीन होगा वो जीरो होगा, और जो इसका वेरिएंस होगा वो भी जीरो होगा। तो जब मैं इसका लेयर नॉर्मलाइजेशन करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो लगाऊंगा,
तो इसका आंसर ज़ीरो ही आएगा। यानी कि इसका कुछ इफेक्ट नहीं होगा मॉडल में, इसका एक्टिवेशन ज़ीरो रहेगा, और जब किसी का एक्टिवेशन ज़ीरो है वो डेड है, इट वोंट कंट्रीब्यूट एनीथिंग, एंड दैट इज़ व्हाट वी वांट। सो दिस इज़ व्हाई वी यूज दिस लेयर नॉर्मलाइजेशन रादर देन बैच नॉर्मलाइजेशन इन आवर ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। एंड लास्ट, read this and it's over. Batch norm is a batch norm is batch dependent while layer norm works independently on each sample. ठीक है, मेकिंग इट आइडियल फॉर वेरिएबल लेंथ सीक्वेंसेस, ये इंपॉर्टेंट है, वेरिएबल लेंथ, अलग अलग लेंथ, एंड सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म। बैच नॉर्म स्ट्रगल्स विथ ऑटो रिग्रेसिव प्रोसेसिंग। ऑटो रिग्रेसिव यानी कि अगर आपको पता होगा ये टाइम सीरीज में होते हैं ऑटो रिग्रेसिव और नॉन ऑटो रिग्रेसिव मॉडल। ऑटो रिग्रेसिव यानी कि जो नेक्स्ट आउटपुट होता है वो निकालने के लिए प्रीवियस आउटपुट पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो लेयर नॉर्म वर्क्स एफिशिएंटली इवन इन टोकन बाय टोकन जनरेशन। लेयर नॉर्म इसमें बहुत अच्छा काम करता है जब ऑटो रिग्रेसिव प्रोसेसिंग होती है। लेयर नॉर्म स्टेबलाइजेस द ट्रेनिंग प्रोसेस, मेकिंग इट अ डिफॉल्ट चॉइस। ठीक है, यानी कि पहले से ही लोग ये लेके चलते हैं, किसमें ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मॉडल्स हैं जो ये सारे बर्ड, जीपीटी, विजन, एक्सेट्रा। तो दैट्स व्हाई वी यूज लेयर नॉर्म। तो ये वाला भी हो गया। लास्ट डिस्कशन है छोटा सा, आ, या, ये आपको दिखाना जरूरी है। आपको दिख रहा है ये चीज़ हो रही है यहाँ पे कुछ, ये दिस थिंग। नॉर्म तो समझ गई, ये ऐड क्या है, ये ऐड की बात करते हैं। पोजिशनल एनकोडिंग भी हम समझ गए, इसमें बस ये चीज़ है। ओके, सी, रेसिडुअल कनेक्शन क्या होता है? आप बेसिकली जो भी अपने फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, फॉर एग्जांपल फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क की बात कर रहे हो, अगर आपने फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क को अपने इनपुट्स भेजे, ठीक है, वो क्या करेगा, कुछ आउटपुट देगा। आप क्या करोगे, जो ये आउटपुट दे रहा है ना, उसको वापस अब जो ओरिजिनल इनपुट आपने भेजे थे फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क को, उसको ऐड उसमें ऐड करवा दोगे, और दैट विल बी योर फाइनल आउटपुट। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, अ रेसिडुअल कनेक्शन is a technique used in deep learning where the input to a layer is added to its output before passing the next to the next layer. Mathematically, if a function f of x, x क्या input है, represents the transformation applied by a layer, the residual connection computes। जो final output होगा, ये क्या है, फंक्शन ऑफ x है, x क्या है, अपना ओरिजिनल इनपुट, और वापस अपन ओरिजिनल इनपुट ऐड कर रहे हैं, where x is the original input. This helps prevent this helps prevent vanishing gradients and allow deeper networks to train effectively. आई थिंक आप समझ गए अब। तो ये मैंने एक डायग्राम बना रखा है, तो ये देख लेते हैं, इससे और क्लियर हो जाएगा। आपका ओरिजिनल इनपुट है, उसको आपने भेजा एफएफएन में। अब ये क्या करेगा, इस पर कुछ प्रोसेसिंग करेगा, इससे आउटपुट आ जाएगा। अब ये आउटपुट को हम इसके वाले इनपुट के साथ ऐड करा दे रहे हैं, और हमको फाइनल आउटपुट मिल जा रहा है। तो वही हुआ है यहाँ पे, ये इनपुट आया, इसको आपने ट्रेन करवाया, ट्रेन करवाने के बाद आपको कुछ आउटपुट मिला, आउटपुट मिलने के बाद उसको आपने ऐड करा दिया, ऐड कराने के बाद अपने फाइनल आउटपुट मिल गया अपन को। दैट्स इट, ये होता है रेसिडुअल कनेक्शन, इसको स्किप कनेक्शन भी बोलते हैं। एंड ये चीज़ यूज़ होती है ताकि जब डीपर मॉडल्स हों, यानी कि बहुत सारी लेयर्स हों, तो मॉडल अच्छे से काम करे, और इसका कुछ ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, बस यही है। एंड या बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।